बजट से क्या है उम्मीदें? कल का खास दिन रहेगा, लेकिन खास आज भी है क्योंकि आज का दिन इसलिए इंपॉर्टेंट है जो कि मार्केट में वॉलेटिलिटी काफ़ी हो सकती है। शुरुआती संकेत हमें मॉर्निंग के सेशन में ही मिल गए थे, जब हमने गैप डाउन ओपनिंग से हम पॉजिटिव साइड पर आए। फ्राइडे के सेशन से भी मिल गए थे। फ्राइडे को एक प्रॉफिट बुकिंग थी, तेज प्रॉफिट बुकिंग थी, और लोगों को अब डर भी लग रहा है कि कहीं बजट में ऐसा तो नहीं कुछ नेगेटिव हो जाएगा। तो ये देख लेते हैं कि इंडस्ट्री की एक्सपेक्टेशंस क्या है, स्ट्रीट की क्या एक्सपेक्टेशन है इस पूरे बजट में। तो पहले दिग्गज ब्रोकरेज हाउस मॉर्गन स्टैनली की एक रिपोर्ट, जिसमें कि उन्होंने कहा कि FY25 में फिस्कल डेफिसिट जीडीपी का 5.1% रहने का अनुमान है, जो कि इन्होंने जो वोट ऑन अकाउंट्स था उसमें भी इसी तरह की बात की थी। अगर ऐसा आता है तो पॉजिटिव हो सकता है मार्केट के लिए। कैपेक्स बढ़ाकर रोजगार पर फोकस करेगी सरकार, उनका ऐसा मानना है। साथ ही कैपिटल गेन टैक्स में कोई बदलाव की उम्मीद नहीं है। मार्केट थोड़ा सा फियरफुल है कि कोई कैपिटल गेन टैक्स में बदलाव तो नहीं किया जाएगा, 2018 में भी किया गया था। पर्सनल इनकम टैक्स में कोई ढील की संभावना नहीं है। ऐसा माना जा रहा है कि पर्सनल इनकम टैक्स के जो स्लैब्स हैं वो बढ़ा दिए जाएंगे, लेकिन ऐसा मॉर्गन स्टैनले नहीं मानता है। मॉर्गन स्टैनले जहां बुलिश हैं, वो उनका मानना है कि फाइनेंशियल और आईटी सेक्टर पर उन्हें बुलिश रहना है। हालांकि ये रिपोर्ट थोड़ी पुरानी थी, तो उसके बाद हमने आईटी सेक्टर में तो एक अच्छी तेजी भी बनती हुई दिखाई दी, लेकिन अब जो पूरी स्ट्रीट एक्सपेक्ट कर रही है सेक्टर स्पेसिफिक, वो भी देख लेते हैं। एग्री सेक्टर पर क्या उम्मीदें हैं? डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र जो होता है उसमें माना जा रहा है, स्ट्रीट कह रही है कि जो DBT2 जो पार्ट 1 था वो पूरा हो चुका। अब DBT2 की शुरुआत होगी, नए तरीके से होगी, और ये ज़्यादा इफेक्टिव करने की बात है क्योंकि गवर्नमेंट को रूरल थ्रस्ट है। इस बार रूरल एरिया पर उनको ज़्यादा फोकस करना है, और जो उनका वोट भी था वहाँ पर थोड़ा सा हर्ट हुआ है, तो गवर्नमेंट फोकस करना चाहेगी। साथ ही ऑर्गेनिक खेती पर इंसेंटिव मिल सकते हैं। सनी सर, फर्टिलाइजर या एग्री से जुड़े हुए या उनके कंजम्पशन से जुड़े हुए कोई पर्टिकुलर थीम आपको समझ आती है? क्या एक्सपेक्ट करते हैं आप रूरल थीम पर इस बजट में? विवेक जी, अगेन एवरी बजट के टाइम पे कहीं ना कहीं एक्साइटमेंट बिल्टअप होता है फर्टिलाइजर कंपनीज को लेकर के, बट मुझे नहीं लगता है कि कोई एंड एवरी टाइम वी हैव सीन कि पोस्ट बजट वो इंटरेस्ट फिजल आउट हो जाता है, क्योंकि फर्टिलाइजर एक बहुत सीजनल इंडस्ट्री है। हमने देखा है कि प्रीडोमिनेंटली जो सितंबर क्वार्टर है उन्हीं में उनके एक मेजोरिटी ऑफ द सेल्स और प्रॉफिट दर्ज की जाती है। तो अगर मैं फर्टिलाइजर की बात करूं तो चुनिंदा कंपनीज है जो बेसिकली लार्ज कंपनीज है, जैसे कोरोमंडल इंटरनेशनल, टू सम एक्सटेंड इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड पे जो फोकस करने वाली कंपनी है, जैसे धानुका एग्री। एक्सपोर्ट जी। फोकस करने वाली कंपनी है PI इंडस्ट्रीज। ये सब कंपनीज जहाँ कंसिस्टेंट हम अर्निंग देखते हैं, ये कंपनीज पे हमारा व्यू पॉजिटिव रहता है। बट अगर मैं रूरल बेल्ट के लिहाज से बात करूं तो मुझे लगता है कि बजट में रूरल हाउसिंग को लेकर के कहीं एक बहुत बड़ा फोकस हम देख सकते हैं, क्योंकि इसका रियल एस्टेट का जो मल्टीप्लायर इफेक्ट है काफी बड़ा होता है, मल्टीपल सेक्टर्स को बेनिफिट करता है। तो मुझे लगता है कि जो रूरल हाउसिंग और अर्बन हाउसिंग जो स्कीम है उसमें कहीं ना कहीं एक गवर्नमेंट का सपोर्ट हम आते हुए देख सकते हैं कल के बजट में। बिल्कुल। तो यहाँ पर सर ने बताया कि कहाँ किस पर्टिकुलर पॉकेट में सर थोड़ा सा बुलिश है, कहाँ पर सर को लगता है कि फोकस बजट पे रह सकता है। लेकिन सर शुगर सेक्टर, ये स्टॉक्स चले भी नहीं हैं, और चीनी कंपनियों की दो लॉन्ग पेंडिंग डिमांड है। एक कि चीनी का MSP बढ़ाया जाए, तो MSP बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं चीनी के दाम घरेलू मार्केट में भी बढ़ सकते हैं। दूसरा ये कह रहे हैं कि अब तो मानसून भी ठीक है, तो अब एक्सपोर्ट की तो अब तो मंजूरी दे दीजिए। तो ये भी एक दूसरा फैक्टर रहेगा। हो सकता है कि फाइनेंस मिनिस्टर इस लाइन पर कुछ बोलती हुई दिखाई दें। तीसरा कि बी हैवी मोलासिस से एथनॉल बनाने की अनुमति भी मिल सकती है, ऐसा स्ट्रीट एक्सपेक्ट कर रहा है। अगर मिलती है तो क्या होगा? और चौथा कि प्रायोरिटी सेक्टर का दर्जा मिल जाए इस सेक्टर को। तो ये अगर प्रायोरिटी सेक्टर मिल जाता है तो कहीं ना कहीं जो चीनी मिलों को जो लैंडिंग होती है, जो कर्ज लेने की बात होती है, वो थोड़ी आसान हो जाएगी, उनको आराम से कर्ज मिल पाएगा, ये थोड़ा सा फ़ायदा हो पाएगा। सर कैसे देख रहे हैं, अगर इन चार में से कोई भी एक एक्सपेक्टेशन पूरी हो जाती है, दो एक्सपेक्टेशन पूरी हो जाती हैं चीनी सेक्टर पर, आपका आउटलुक सर? आई थिंक विवेक जी, बेसिकली इथेनॉल ब्लेंडिंग का जो प्रोग्राम है, मुझे लगता है कि गवर्नमेंट का जो सपोर्ट है, टाइम एंड अगेन हमने देखा है कि गवर्नमेंट की का जो नैरेटिव है पॉजिटिव ही रहा है, कि जो करंट ब्लेंडिंग रेशियो है 15% से बढ़ा करके 20-25% ग्रेजुअली लेकर के जाना है। तो मुझे लगता है कि और पिछले कुछ सालों में अल्टीमेटली इथेनॉल या डिस्टिलरी सेगमेंट जो है वही कंपनी का प्रॉफिट ड्राइवर रहा है चीनी कंपनियों का।
और अगर यहाँ पर एनी अनाउंसमेंट विच कैन लीड टू द इंक्रीज इन शुगर प्राइसेस, डेफिनेटली उसे पॉजिटिव तौर पर देखा जाएगा। बट मुझे लगता है कि जो चीनी रिलेटेड जितनी भी अनाउंसमेंट है उसे बजट में कवर ना करते हुए आउट ऑफ बजट जो है डायरेक्ट जो मिनिस्ट्री है एग्री मिनिस्ट्री डायरेक्ट एड्रेस कर सकते हैं, तो जरूरी नहीं है कि बजट में ही कवर होगा। बट अगर एक भी पॉइंट इसमें जैसे एमएसपी है जो काफी टाइम से चेंज नहीं हुआ है, अगर उसमें कहीं से बढ़ोतरी देखते हैं तो डेफिनेटली चीनी सेक्टर के लिहाज से पॉजिटिव रहेगा। एनीथिंग ऑन एक्सपोर्ट फ्रंट डेफिनेटली पॉजिटिव रहेगा, डोमेस्टिक प्राइसेस को सपोर्ट करेगा। इथेनॉल ब्लेंडिंग फ्रंट पे एनी कमेंट्री दैट विल बी आल्सो पॉजिटिव फॉर द एंटायर इंटीग्रेटेड प्लेयर लाइक बलरामपुर चीनी, आईडी पैरी, त्रिवेणी, धामपुर एक्सेट्रा। जी, तो सर इनको खरीदने का मतलब सही समय है ये, आपको लगता है? आई थिंक विवेक जी, मैं राइट नाउ रादर देन गोइंग फॉर शुगर कंपनीज में इथेनॉल स्टोरी को इनडायरेक्टली कैप गुड्स कंपनी के थ्रू प्ले करना चाहूंगा। और प्राज इंडस्ट्रीज मुझे रिलेटिवली बेटर ओके। बेट लगता है। और चीनी कंपनीज में एक बार घोषणाएं आ जाए उसके बाद हम पोर्टफोलियो में बड़ी कंपनीज को ऐड कर सकते हैं। जी, काफ़ी दर्शक बोल रहे हैं कि सवाल ले लीजिए सर। सवाल भी लूंगा सर, बिल्कुल लूंगा। अभी थोड़ा सा बजट डिस्कस कर लें, आपके सवाल अगर उससे कोरिलेट हो रहे होंगे, बिल्कुल उससे कोरिलेट करते हुए आपके सवाल जरूर लेने। नेक्स्ट जो सर सेक्टर है बैंकिंग सेक्टर, यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट आ सकती है सर, जो स्ट्रीट एक्सपेक्ट कर रहा है वो है कि सरकारी बैंकों में या तो विनिवेश को लेकर या जिन बैंकों में 75% से ज़्यादा होल्डिंग है सरकार की, उसको कम करने पर कुछ बात आ सकती है सरकार की तरफ से। अब जिन बैंकों में 90, 95, 98% होल्डिंग बैंक्स की सरकार की पहुंच चुकी है, उन बैंकों के नाम है महाराष्ट्र बैंक, सेंट्रल बैंक, आईओबी, यूको। ये जितने छोटे बैंक हैं 60-70 रुपए के, इनमें सभी में सरकारी होल्डिंग काफ़ी ज़्यादा है। वो इसलिए कि जब एक समय पे जब रिकैपिटलाइजेशन का दौर था तो इन बैंक्स को जितने पैसे मिले थे उससे सरकार का हिस्सा बढ़ गया था। अब वो सेबी की नॉर्म्स के हिसाब से उनको 75% से नीचे लाना है। सर अगर ये 75% या ग्रेजुअली भी अगर मैं बोलूं कि इन सरकारी बैंकों में सरकार अपना कुछ स्टेक कम कर सकती है, आपको क्या लगता है ये बेस्ट टाइम है? सारे शेयर 200-300% चल चुके हैं पिछले 1-2 साल में, इतनी अच्छी वैल्यूएशन शायद सरकार को भी नहीं मिलेगी, और ऐसे में अगर उनको अपना विनिवेश करना है तो क्या होगा? इन शेयरों पर गिरावट आएगी क्या? मुझे लगता है कि विवेक जी अल्टीमेटली दो चीज हो सकती है जहां गवर्नमेंट की होल्डिंग काफी ज्यादा है पीएसयू बैंकों में। एक रहेगा कि गवर्नमेंट इनकरेज करेगी कि जो ग्रोथ कैपिटल है जो छोटी पीएसयू बैंक्स है वो इक्विटी के थ्रू रेस करे, और उसमें गवर्नमेंट पार्टिसिपेट ना करे तो ऑटोमेटिक जो परसेंटेज होल्डिंग है वो बैंकों में कम हो जाती है। और वही ट्रेंड हम जैसे बैंक ऑफ महाराष्ट्र के कमेंट्री से भी सुनते आए कि क्यूआईपी के थ्रू वो मनी मोबिलाइज करेंगे ग्रोथ कैपिटल, और उसके चलते गवर्नमेंट की जो होल्डिंग है ऑटोमेटिकली कम हो सकती है। दूसरा पर्याय ये है कि कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ने पहले भी इंडिकेशन दी है कि नंबर ऑफ पीएसयू बैंक है उन्हें कम करना है, तो शायद एक वन राउंड ऑफ मर्जर जो है शायद वो एक पॉसिबिलिटी वो भी लगती है कि जो छोटी बैंक्स हैं रीजनल बैंक्स हैं उन्हें कहीं ना कहीं मर्ज करके बड़ी एंटिटी बनाई जाए जिसे स्ट्रेस झेलने की ज्यादा क्षमता रहती है। तो एक मर्जर एक सेकंड ऑप्शन हो सकता है। तीसरा इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट जो मुझे लगता है कि बैंकिंग सेक्टर के लिहाज से हो सकता है वो है जो इंटरेस्ट जो अर्न करते हैं हम सेविंग्स अकाउंट के जमा पूंजी पे या एफडी पे, वो आज आज के डेट में 10,000 रुपए का जो लिमिट है, टैक्स फ्री लिमिट है, उसे शायद थोड़ा बढ़ा करके जो डिपॉजिट मोबिलाइजेशन का जो सपोर्ट चाहिए बैंकों को आज के डेट में, उस पे कहीं ना कहीं एक अनाउंसमेंट मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। एंड दैट विल बी पॉजिटिव फॉर एंटायर बैंकिंग सेक्टर, पीएसयू एज वेल एज प्राइवेट। बिल्कुल, तो सेविंग बैंक में जो आपके अकाउंट में पैसे पड़े रहते हैं उसमें 10,000 रुपये तक का तो इंटरेस्ट फ्री रहता है, लेकिन टैक्स फ्री रहता है, लेकिन अगर उसके ऊपर आपको कुछ इंटरेस्ट मिलता है तो हो सकता है कि सरकार उस स्लैब को बढ़ाने की कोशिश करेगी। दो खबरें जो कि बैंकिंग सेक्टर में और एक्सपेक्ट कर रहा है स्ट्रीट, वो है माइक्रो गोल्ड एनबीएफसीज के लिए नियमों में ढील, जो कि बैंकिंग सेक्टर की इनलाइन आ सकते हैं। साथ ही सरकारी इंश्योरेंस कंपनीज को कैपिटल मुहैया कराने पर जोर दिया जा सकता है, जो कि कमज़ोर इंश्योरेंस कंपनीज हैं, तो यहाँ पर भी फोकस रखना होगा। रियल्टी सेक्टर पर खबरें हैं कि अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए नई स्कीम संभव है और इंडस्ट्री स्टेटस भी इस सेक्टर को मिल सकता है। सर कैसे देख रहे हैं रियल्टी सेक्टर को?
या डेफिनेटली विवेक जी, जिस तरह से पहले भी हमने डिस्कस किया कि रियल एस्टेट एज अ सेक्टर जो है उसे गवर्नमेंट का सपोर्ट स्पेशली अफोर्डेबल हाउसिंग को लेकर के जारी रहेगा। और कहीं ना कहीं इंडस्ट्री की डिमांड भी रही है कि जो अर्बन पॉकेट्स है वहाँ जो अफोर्डेबल हाउसिंग की जो डेफिनेशन है उसमें थोड़ी चेंज करने की जरूरत है। अब जो जिसे ड्यू टू इन्फ्लेशन जो पहले की जो लिमिट थी उसे अपडेट करके थोड़ी ऊंची लेवल कहीं ना कहीं करने की उम्मीद है। तो मुझे लगता है कि गवर्नमेंट का सपोर्ट डेफिनेटली रहेगा रियल एस्टेट सेक्टर को, अफोर्डेबल हाउसिंग सेक्टर को। और इसके मल्टीपल बेनिफिशियरीज इमर्ज होते हैं। हमने देखा कि स्टील इंडस्ट्री हो गया, सीमेंट हो गया, रियल एस्टेट एंसिलरी कंपनीज हो गई, रूफिंग कंपनीज हो गई। तो काफी सारे सेक्टर्स को इसका बेनिफिट मिलता है अगर रियल एस्टेट को सपोर्ट करते हैं। और मेरी उम्मीद है कि डेफिनेटली गवर्नमेंट इसको, ये सेक्टर को एड्रेस करेगी। इनडायरेक्टली जो एटीसी या जो इंटरेस्ट की जो अमाउंट है जिस जी पर टैक्स नहीं लगता है उसकी लिमिट भी शायद कोई बढ़ाने की उम्मीद है स्ट्रीट को। लेट्स सी, आई थिंक सपोर्ट कहीं ना कोई फॉर्म में डेफिनेटली रियल एस्टेट सेक्टर को आते हुए दिखेगा। बिल्कुल। अब हमारे साथ दूसरे खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं। हमारे साथ आईडीबीआई कैपिटल के टेक्निकल एंड डेरिवेटिव हेड मिस्टर ब्रजेश एल भी जुड़ चुके हैं। ब्रजेश सर, हाय, गुड मॉर्निंग सर। सर, आज निफ्टी का सेटअप जिस तरह का बना है, क्या इंडिकेशन लग रहा है डेटा पर? गुड आफ्टरनून विवेक। सो बेसिकली निफ्टी ने फिलहाल जिस हिसाब से मार्केट मॉर्निंग में एक सपोर्ट लिया है, तो कहीं ना कहीं 24,500 का जो लेवल है जो इमीडिएट सपोर्ट लग रहा है। बट देन सवेरे जब मार्केट खुलने के पहले जो व्यू था, हमें लग रहा था कहीं ना कहीं निफ्टी में एक छोटा करेक्शन 24,300 के आसपास हो सकता है, जो मुझे लगता है वो वीक का रेंज भी हो सकता है। तो 24,300 से 24,600, ये 300 पॉइंट का रेंज हम पकड़ के चल रहे थे। और अब मुझे लग रहा है कि हो सकता है कि एक बार 24,600 के पास आए, थोड़ा सा सप्लाई या फिर थोड़ा सा रेजिस्टेंस ले सकता है। मुझे अगर हम ये लेवल्स को क्रॉस करते हुए देखते हैं और जी इसका ऊपर काफी स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग आता है, तो डेफिनेटली फिर यहाँ से फिर एक नया तेजी तेजी बोलेगा तो फ्राइडे को जो सेल ऑफ हुआ था उस सेल ऑफ शायद नेगेट हो सकता है। तो जो कंफर्मेशन है वो 24,600 के ऊपर आएगा, तो हम वेट एंड वॉच कर रहे हैं। हालांकि नीचे के लेवल पे सपोर्ट तो ले चुका है मार्केट। हमारी यही उम्मीद रहेगी कि सेकेंड हाफ में सेलिंग ना आए और ये लेवल्स को होल्ड करे, और एक बार 24,600 के ऊपर सस्टेन करता है तो मुझे लगता है कि फिर से एक बार हम एक तेजी देख सकते हैं। जी। सनी सर, मुझे पता है कि टाइम लिमिट थोड़ी सी ओवर हो गई है। विद ड्यू परमिशन, अगर आप मुझे 5 मिनट और दे दे तो दो इंपॉर्टेंट सेक्टर्स जहां पर सबसे ज़्यादा सवाल मिल रहे हैं और फंडामेंटली इस समय मुझे राय चाहिए थोड़ा। इंफ्रा और पावर सेक्टर सर, रोड के लिए 5 से 7% का ज़्यादा एलोकेशन करने की बात हो रही है। रिन्यूएबल एनर्जी के लिए काफ़ी कुछ रियायतें, बहुत तरह की टेक्निकलिटीज़ हैं जहां पर कि उन पर रियायतें देने की बात हो रही है इंफ्रा सेक्टर में और पावर सेक्टर में। इंटर स्टेट ट्रांसमिशन चार्ज पर छूट की समय सीमा जो कि आई थिंक जून 2025 में एक्सपायर कर रही है, उसको और बढ़ाया जा सकता है। सर, कैसे देखना चाहिए पावर और इंफ्रा कंपनीज को? हाँ विवेक जी, मुझे लगता है कि अगेन गवर्नमेंट का जो बजट है डेफिनेटली केपेक्स ड्रिवन, केपेक्स फोकस बजट रहेगा। और इंफ्रा, वेदर इट इज रोड्स, वेदर इट इज पोर्ट्स या फिर पावर साइड में, मुझे लगता है कि जो फोकस है डेफिनेटली बना रहेगा। एंड अगेन जो अगर थोड़ा सा अगर लंबा होराइजन है यहाँ पर, तो पावर सेक्टर और रोड सेक्टर में दोनों में हमारा व्यू पॉजिटिव है। बोथ ऑन जी स्पेशली रोड सेक्टर में जहाँ ईपीसी कंपनीज हैं, जहाँ काफी रोबस्ट ऑर्डर बुक पर बैठी हुई है कंपनीज, उसमें व्यू पॉजिटिव है। पावर में भी मुझे लगता है कि रिन्यूएबल के अलावा जो थर्मल पावर है उसमें भी कहीं ना कहीं सपोर्ट दिखेगा। क्योंकि अगर इंडिया को कहीं ना कहीं अगर आपको मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना है और एट द सेम टाइम जिस तरह से डिस्पोजेबल इनकम बढ़ रही है, पावर का कंजम्पशन बढ़ रहा है, मुझे लगता है कि पावर की जो रिक्वायरमेंट है, शॉर्टेज है, उसे पूरा करने में कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का सपोर्ट इमर्ज होगा, बोथ ऑन रिन्यूएबल एज वेल एज थर्मल साइड। जी। हमारे एक दर्शक हैं विनोद शर्मा जी, एल&टी के उन्होंने शेयर लिए हुए हैं 30 शेयर सर, 3439 रुपये के। ब्रिजेश सर, कैसा लग रहा है चार्ट पर? वो पूछ रहे हैं कि सेल करें या होल्ड करें।
विवेक जी, मुझे लगता है उतना मेजर वीकनेस नहीं है। उनको उनका पोजीशंस बनाए रखना चाहिए मार्केट में। मुझे लगा, जिस हिसाब से मैंने बोला कि इंडेक्स में मुझे लग रहा है कि शायद एक तेजी का माहौल बन सकता है 24,600। अगर वो दिखता है तो मुझे लगता है एल ने भी एक बार सपोर्ट ले चुका है, तो यहाँ से फिर से हम 3,900 के करीब का एक रैली आप फिर से देख सकते हो इसमें। तो मेरे हिसाब से इसमें पोजीशन बनाए रखना चाहिए। जी सनी सर, SJVN भी बहुत सारे दर्शकों ने हमारे लिया हुआ है और पूछ रहे हैं। एक बिट्टू जी हैं हमारे क्लाइंट हैं जिन्होंने कि 400 शेयर लिए हुए हैं 133 के। सर प्रॉफिट में है, सर क्या प्रॉफिट बुक करना चाहिए SJVN NHPC जैसे काउंटर्स पर? सनी सर। आई थिंक मेरे हिसाब से बने रहने की राय रहेगी हाइड्रो पावर कंपनीज में, SJVN और NHPC में, स्पेशली जब मानसून की ट्रैजेक्टरी ठीक लग रही है। वो प्रीडोमिनेटली हाइड्रो पावर कंपनीज हैं। उनकी डिपेंडेंसी वाटर फ्लो पे, वाटर रिजर्वायर लेवल्स पर बहुत रहती है। मुझे लगता है कि बने रहने की राय रहेगी। पावर सेक्टर में मुझे लगता है कि ये जो थीम है स्ट्रक्चरली काफी स्ट्रांग थीम लगती है अगले 3 से 5 साल के होराइजन से। तो जितनी भी पावर कंपनीज है, वेदर इट इज ऑन थर्मल, हाइड्रो, रिन्यूएबल, रिन्यूएबल में भी विंड, सोलर, सभी कंपनीज में हम एक एक्स्ट्रॉर्डनरी अर्निंग ग्रोथ आते हुए देखेंगे अगले 3 से 5 साल के नजरिए से। आई थिंक मेरी बने रहने की राय रहेगी एंटायर पावर सेक्टर पूरे वैल्यू चेन में। इनफैक्ट पावर जनरेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, पावर एंसिलरी कंपनी, सभी में मुझे लगता है कि एक अच्छे खासे अपमूव हम अगले 3 से 5 साल में आते हुए देखेंगे। जी, अगला सेक्टर सर, सनी सर, इस सेक्टर को डिस्कस करने के बाद मैं आपको इजाज़त दे दूंगा सर कि आप प्लीज़ अपना कैरी ऑन करें वर्क। सर बस एक रिक्वेस्ट है कि रेलवे शेयर पर आप अपना व्यू दे जाएं। रेलवे पर एक्चुअली जो बजट में आ रहा है, जो खर्च की बात हो रही है वो 12 से 15% बढ़ाकर 2,75,000 करोड़ रुपए की बात हो रही है कि एलोकेशन हो सकता है रेलवे को। साथ ही रेलवे के लिए रेगुलेटरी बॉडी और हाउलेज रेट पर स्पष्टता क्लियर हो जाएगी, क्योंकि रेगुलेटरी बॉडी अभी तक रेलवे के पास नहीं है। तो अगर रेगुलेटरी बॉडी बनेगी तो कुछ हद तक रेलवे अपनी चीज़ों को क्लियर करा पाएगा। और साथ ही हाउलेज रेट को लेकर काफ़ी समय से स्पष्टता नहीं है, उसको लेकर भी कुछ क्लैरिटी आ सकती है। वंदे भारत ट्रेन को और बढ़ावा मिल सकता है, काफ़ी कुछ और ट्रेन लॉन्च करने की बात हो सकती है। साथ ही स्टेशन पर सेफ्टी को लेकर काफ़ी कुछ खर्च बढ़ाया जा सकता है। सर रेलवे में बहुत सारे लोगों ने पैसा लगा रखा है, लाइक IRFC, IRCTC, RVNL, इन सभी पर आपका व्यू सर? बहुत चले हैं ये, 300-400% शेयर चल चुके हैं। बहुत सारे लोग ऊपर के लेवल पर फंस भी गए हैं ट्रेडिंग करने के चक्कर में। बहुत सारे लोग हैं जो कि अच्छा पैसा बना रहे हैं। उनके लिए आज बजट से पहले दिन क्या राय रहेगी सर? जी, अगर मैं सेक्टर की बात करता हूँ तो इसमें काफी सारे सब सेक्टर हैं। इसमें से जो एक सेक्टर हमें काफी बुलिश लगता है वो है वैगन सेक्टर, जो है जिसमें कंपनीज लाइक टिटागढ़ हो गई, टेक्समैको, ये जो कंपनीज हैं इन्हें कहीं ना कहीं एक बड़ा बूस्ट मिलेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं जो गवर्नमेंट का फोकस है लॉजिस्टिक कॉस्ट कम करने का, वो जारी रहेगा। बट आपने बहुत सही कहा कि ये जो स्टॉक है इनमें सब में ऑलरेडी एक अच्छी लंबी का अच्छी रैली ऑलरेडी हमने देखी है, काफी एक स्ट्रॉन्ग मुनाफा ऑलरेडी बन चुका है। मुझे लगता है कि मे बी अगले 3 से 6 महीने स्ट्रीट अब इनकी जो प्रॉफिट की डिलीवरी है उसे ट्रैक करेगा। प्रॉफिट नंबर जो है, ऑर्डर बुक है, अल्टीमेटली एग्जीक्यूशन होना चाहिए और प्रॉफिट में वो नंबर कन्वर्ट होना चाहिए। तो मे बी प्राइस वाइज, इधर प्राइस वाइज या टाइम वाइज करेक्शन हम अगले 3 से 6 महीने में देख सकते हैं अक्रॉस द बोर्ड रेलवे स्टॉक में। और उसके बाद एक बार जब मार्केट दिसंबर या अगले बजट में जब फेब में आएगा, उस वक्त शायद फिर जब आगे के 2 साल के नंबर डिस्काउंट करेगा तो एक फर्दर अपमूव देख सकते हैं। तो जो लोग अच्छे खासे गेन पर बैठे हैं, आई थिंक थोड़ा पार्शियल प्रॉफिट बुक करके जो स्टेडी सेक्टर्स हैं, स्पेशली IT, फार्मा, FMCG या स्टॉक स्पेसिफिक एक्टिविटी जहां अर्निंग ग्रोथ काफी स्ट्रांग है, वहां थोड़ा पैसा मूव कर सकते हैं। और बाकी जो होल्डिंग है उसमें बने रहिए विद लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होराइजन। सनी सर बस चलने से पहले आपकी कुछ टॉपिक्स हैं क्या जो आप हमसे शेयर करेंगे? मैं 2 स्टॉक पिक करना चाहूंगा मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिहाज से। एक है जे कुमार इंफ्रा, जो कि प्रीडोमिनेटली इंफ्रा बेस्ड प्लेयर है, अर्बन इंफ्रा में प्ले करते हैं और उसमें भी प्रीडोमिनेटली बॉम्बे बेस्ड प्लेयर है। अगर आप देखेंगे कि Q4 के जो नतीजे थे काफी रोबस्ट नतीजे थे, 21-22 हजार करोड़ की ऑर्डर बुक हमने देखी थी। और आज रिसेंटली एक गोरेगांव मुलुंड लिंक रोड करके जो प्रोजेक्ट है, इसकी हमने भूमि पूजन होते हुए देखी प्राइम मिनिस्टर के हाथ से। उसका भी एक ऑर्डर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जे कुमार इंफ्रा को आते हुए दिखेगा। तो
इंफ्रास्ट्रक्चर प्ले को लेकर के जे कुमार इंफ्रा को हमने आज चूज किया है। इसका प्राइस टारगेट ऑफ 1050 एंड इन्वेस्टमेंट हॉराइजन ऑफ 6 to 12 मंथ। और एक दूसरा स्टॉक में हाउसिंग फाइनेंस से हमने चूज किया है, वो है LIC हाउसिंग फाइनेंस। हमने देखा था कि FY24 ये काइंड ऑफ टर्न अराउंड ईयर रहा था कंपनी के लिए। सॉरी, PNB हाउसिंग फाइनेंस, मैं नाम गलत बोल गया। तो PNB हाउसिंग फाइनेंस में हमने देखा था कि काफी अच्छे नतीजे हमने FY24 में आते हुए देखे थे। और रिसेंटली इनका भी क्रेडिट रेटिंग भी अपग्रेड हुआ है, जिसके चलते मुझे लगता है कि इनका कॉस्ट ऑफ फंड है जो कम होते हुए नजर आएगा FY25 में। और अफोर्डेबल हाउसिंग में हालांकि इनकी जो कंट्रीब्यूशन है कम है, 10 से 15% की है। बट मुझे लगता है कि ओवरऑल हाउसिंग फाइनेंस स्पेस में एक रीजनेबल वैल्यूएशन पे एक डिसेंट कंपनी पोर्टफोलियो में ऐड करने का मौका मिल रहा है विथ एन इन्वेस्टमेंट हॉराइजन ऑफ 12 मंथ एंड प्राइस टारगेट ऑफ 950। बिल्कुल, तो PNB हाउसिंग और कुमार इंफ्रा, यहाँ पर सर की राय है कि यहाँ पर खरीदारी करनी चाहिए लॉन्ग टर्म विजन से। सर ने टारगेट्स दे दिए हैं। सनी सर, आप हमारे साथ जुड़े। सर बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, अपना प्रीशियस टाइम देने के लिए। थैंक यू विवेक जी, थैंक यू। लौटते हैं ब्रिजेश सर के पास। ब्रिजेश सर, अगर हम देखें तो क्योंकि बहुत सारे सवाल IRFC, RVNL इन सभी शेयर्स पर आ रहे हैं, सर एक दो रेलवे शेयर्स पर बात कर लेते हैं क्योंकि रेलवे में बजट एलोकेशन हो सकता है कि बढ़ता हुआ दिखाई दे। सर कैसे देख रहे हैं RVNL और IRFC को? विवेक, दोनों ही जो स्टॉक है जो हालांकि काफी चल चुका है, बट देन जो स्ट्रक्चर है, जो इसका जो ट्रेंड है बेसिकली वो अभी भी पॉजिटिव है। IRFC में हालांकि लास्ट 3-4 दिन से थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग है, तो ये वापस जो 200 के जो लेवल है वो सपोर्ट जोन है। और मेरा ये क्लियरली मैं ये व्यू लेके चलूँ तो IRFC में 50 दिन का जो मूविंग है, जो टेक्निकली हम जो ट्रेंड डिसाइड करने के लिए जो लेवल्स देखते हैं वो 180 के आसपास आता है। तो मेरा ये मानना है कि जब तक 180 प्रोटेक्टेड है और 180 जब तक ब्रेक नहीं करता, मुझे नहीं लगता इसमें ज्यादा इसमें घबराने की जरूरत है। और अभी जो जो अभी 205 है और एक 5-1 रुपए का करेक्शन का मैं वेट करूंगा, 200 के आसपास आता है तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं हम वापस इसमें री एंट्री कर सकते हैं। तो व्यू डेफिनेटली पॉजिटिव है IRFC में। 200 के आसपास आप बाय करें और जो 50 दिन का जो मूविंग एवरेज है 180 के आसपास, वो स्टॉप लॉस पकड़ के आप चल सकते हैं। RVNL की अगर बात करें तो इसमें कोई करेक्शन देखा नहीं है। हालांकि फ्राइडे के दिन पे भी इसमें एक अच्छा खासा बाइंग देखने को मिला था, कंटिन्यूएशन ऑफ द ट्रेंड है। वॉल्यूम्स बेसिकली सबसे अच्छा इसमें ये कैच ये है कि इसमें वॉल्यूम्स के साथ ही चल रहा है। सो जब भी कोई स्टॉक वॉल्यूम्स के साथ चलता है तो उसका जो स्ट्रेंथ और आउट परफॉर्म करने का चांस और बढ़ जाता है। पोजीशंस होल्ड रखे इसमें RVNL में 620 के करीब ये ट्रेड करे, जो इमीडिएटली जो टेक्निकली इसमें जो अपसाइड आ रहा है वो 110-120 रुपए का अपसाइड करेंट भाव से आ रहा है। तो मुझे लगता है 700 प्लस तो इजीली दिख जाएगा। पोजीशंस होल्ड करें, इतनी घबराने की जरूरत नहीं आ रही इसमें। तो ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी है जिस हिसाब से इसका वीकली और मंथली टाइम फ्रेम का जो सेटअप है, अगर इसमें इन्हीं न्यूज के चलते या कुछ इवेंट के चलते अगर स्पाइक मिलता है नीचे की तरफ, तो बाय ऑन डिक्लाइन की स्ट्रेटेजी बना के चले। 700-750 प्लस लेवल आपको देखने को मिलना चाहिए इसमें। जी, कुछ एक रेलवे काउंटर्स पर और डिफेंस से जुड़े जो काउंटर्स पर सवाल आ रहे हैं वो मैं लेता चलता हूँ। शुनाया सिंह, टेक्स मैको रेल और इंफ्रा, इनके पास सर 241 की बाइंग है, क्या करना चाहिए सर इनको टेक्स मैको रेल एंड इंफ्रा पर? आई थिंक इसमें भी रेलवे में ये जो टेक्स मैको रेलवे है ये ज्यादातर बोगिया बनाती है। और इसका जो ब्रेकआउट आया था 230 के लेवल से हमने इसको स्पॉट किया था, और इसमें हालांकि हम 230 के लेवल के बाद हम इसमें कंटिन्यूस पॉजिटिव मूवमेंट हम लेके ही चल रहे हैं। तो अगर इसमें कोई वीकनेस आना है तो इसको ये जो जहां से टेक्निकली एक जो ब्रेकआउट टेक्निक हो रहा है 230 है, 230 तो अभी काफी दूर है यहाँ से। पोजिशन होल्ड करें। अभी जो इमीडिएट जो स्विंग बना था, जो हालांकि 2-3 दिन पहले जो करेक्शन आए थे वो 255 के लेवल से तक आया था। तो वो एक ट्रिगर आप सेफ साइड के लिए आप पकड़ के चले, वहां पे भी मुझे ये नहीं लगता कि वहां पे आपको एग्जिट करना चाहिए। बट एक वो पोजीशन रिव्यू कर लीजिए, लेकिन पोजीशन होल्ड रखना चाहिए। इसमें काफी ज्यादा अपसाइड है, आप उसको आसानी से 400-450 के करीब देख सकते हो। 6-7 महीने लगेंगे, बट डेफिनेटली पोजीशन इसमें होल्ड रखना चाहिए। बिल्कुल। एक हमारे दर्शक हैं SK, वो पूछ रहे हैं HAL पर सर, डिफेंस से जुड़ा हुआ एक काउंटर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, इसको ये पूछ रहे हैं कि इस प्राइस पर बाय करना सेफ होगा।
बजट के बाद मार्केट गिरने की संभावना है क्या सर? सर मार्केट को लेकर तो थोड़ा सर ने व्यू दे दिया, लेकिन मैं HAL पर आपका व्यू जरूर दिलवा देता हूँ सर। HAL पे हम थोड़ा वेट करेंगे क्योंकि HAL में थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग है, क्योंकि हालांकि वो चला भी वैसे ही है। तो HAL में 50 दिन का मूविंग एवरेज ब्रेक करके स्टॉक नीचे ट्रेड कर रहा है। हो सकता है थोड़ा 19-20 हो, यहाँ से थोड़ा पुल बैक देखने को मिल सकता है। बट जो कंफर्ट जोन जो HAL पे है वो 4000 के आसपास है। तो अगर इनका पोजीशन है तो होल्ड करें, अगर इनको नया बाय करना है तो मेरा मेरा 4000 के आसपास मुझे लगता है कि ये 4500 का तो लेवल ही वो ब्रेक कर जाएगा। प्रॉफिट बुकिंग के चलते वो हो सकता है। और उसके बाद जब भी 4200 4100 के आसपास जब भी आएगा ये, तब मुझे लगता है कि वो अपॉर्चुनिटी हो सकती है। मैं ये 4000 का लेवल इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि पिछली बार जब जून में जब एक करेक्शन आया था HUL में, वो 4000 के लेवल तक आया था। वहां जी से उसने सपोर्ट लेके चला था। तो नॉर्मली जब जब ये ऐसे स्विंग्स बनते हैं, जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनता है, वो एक स्टॉक की एक टेंडेंसी रहती है कि वो वापस उसको रीटेस्ट करता है। तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग ड्यू है इसमें। नॉट एग्जैक्टली 4000, बट 4000 के आसपास आ सकता है। वहां पे आप फ्रेश एंट्री कर सकते हो। जी। इसी बीच हमारे साथ एक दर्शक भी जुड़ चुके हैं, मिस्टर अमित पांडे फोन लाइन पर। पांडे जी हाय, गुड मॉर्निंग सर, पूछिए अपना सवाल। सर गुड मॉर्निंग सर। सर मैं PNB बैंक का शेयर लिया हूँ 123 रुपए के भाव पे। ओके। तो सर 720 शेयर है हमारे पास। और सर जिस दिन से लिया उस दिन से नीचे ही जा रहा है, तो सर क्या करें इसके लिए? बिल्कुल पूछ लेते हैं। ब्रजेश सर, यूनियन बैंक के रिजल्ट्स अच्छे आए, बैंक ऑफ महाराष्ट्र के रिजल्ट्स अच्छे आए, लेकिन सेंटीमेंट नहीं बना सरकारी बैंक्स पर, और ये लगातार नीचे ही आ रहे हैं। मतलब ये प्रॉब्लम PNB के साथ ही नहीं है सर, कैनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, सारे ही सरकारी बैंक्स के साथ चल रही है। और उसकी खबर भी ये है कि स्ट्रीट थोड़ा सा डरा हुआ है कि बजट में कुछ ऐसी एग्री को या रूरल को कोई ऐसी कर्ज मुक्त नीति या कुछ ऐसी चीज सरकार ना दे दे कि कहीं सरकारी बैंकों पर कुछ प्रेशर बनता हुआ दिखाई दे, जिसकी वजह से चल नहीं पा रहे। सर अगर ये कल हैंगओवर हट जाएगा तो क्या ये लगता है कि ये रिकवर हो पाएंगे? एग्जैक्टली तो विवेक, मुझे यही लगता है कि ये जो भी एक मैं इसको बेसिकली टाइम वाइज करेक्शन के हिसाब से देख रहा हूँ। इसमें जो करेक्शंस होना था ना, वो मुझे कहीं ना कहीं हो गया है। अभी इसमें ज्यादा मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे करेक्शंस आएंगे। 108 का जो लेवल है ना, वो 200 दिन का मूविंग एवरेज है। तो मुझे नहीं लगता ये स्टॉक को 108 का लेवल को ब्रेक कर पाएगा। अभी फिलहाल 118 के आसपास ट्रेड कर रहा है। मुझे लगता है वो अगर इसमें थोड़ा सा पोजीशंस बढ़ाने चाहते हैं, तो मुझे लगता है कि रिस्क रिवॉर्ड के रेशियो से काफी फेवरेबल स्ट्रक्चर है। स्लो मूविंग है, इसमें ऐसा नहीं है कि इसमें कुछ बड़ा मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं। वो मेरा सिर्फ इतना ये कहना है कि सपोर्ट के आसपास है, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल है, और उनको एक एग्जिट अपॉर्चुनिटी डेफिनेटली मिल सकता है। तो अगर उनको एवरेज करो तो एवरेज करें, और कॉस्ट के आसपास थोड़ा भी 2-3% या फिर 5% का गेन मिलता है तो एक वो प्रॉफिट बुक कर ले। बिल्कुल। अब कुछ रैपिड फायर स्पीड से कुछ एक काउंटर भी ले लेते हैं और सेक्टर्स को भी डिस्कस करते जाते हैं। टाइम की अब थोड़ी सी कमी होती जा रही है। सर एक सवाल है हमारे दर्शक का, AJ यादव, कल्याण ज्वेलर और टाटा पावर पर आपका व्यू चाहते हैं सर। एक तो टाटा पावर और दूसरा कल्याण ज्वेलर सर। फ्रेश बाय करने के लिए पूछ रहे हैं, क्या एंट्री लेवल्स हैं क्या ये? तो टाटा पावर ले लेते हैं। टाटा पावर पर डेफिनेटली आप पोजीशंस बनाए। मेरे हिसाब से 400 का जो लेवल है वो बहुत स्ट्रॉन्ग बेस है। वो मुझे नहीं लगता कि कोई पैनिक सिचुएशन में भी अभी इमीडिएटली, फिलहाल तो चार्ट पर ऐसा कोई व्यू नहीं है कि ये 400 के लेवल ब्रेक हो सकता है। आज आप 50% एंट्री कर लीजिए। एक दो दिन जरा ऑब्जर्व के लिए 430 का लेवल है, 430 435 का लेवल है, जहां से यहाँ पे थोड़ा सा सेलिंग आया था। जैसे ये 430-35 का लेवल निकाल देते हैं तो ये वापस काफी काफी स्ट्रॉन्ग बुलिश व्यू है हम लोग का इसमें। 520 प्रिसाइज टेक्निकल टारगेट है, 520 तक का व्यू लेके चले। 420 में 50% एंटर करके थोड़ा सा वेट एंड वॉच करके फिगर आउट कर लीजिए कि अब ये मोमेंटम में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। लेकिन मुझे और बाई एनी चांस आपने ले लिया और थोड़ा सा और करेक्शन आ गया तो 420 को और ऐड कर लीजिए। थोड़ा टाइम, जो भी टाइम लगेगा, लेकिन आपको 520 का लेवल आपको देखने को मिल सकता है। तो आप डेफिनेटली टाटा पावर में आप पोजीशन बना सकते हैं। कल्याणी ज्वेलर्स में अगर आप देखो तो थोड़ा सा रुक जाइए, इसमें थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आने की उम्मीद है। जिस हिसाब से एक रैली जो स्टार्ट होता है 400 से ये 530 तक का एक रैली देखा है।
थोड़ा ओवरबॉट जोन में है। तो मेरा एक मानना है कि 480 का एक लेवल है जो प्रिसाइज, इसमें जो टेक्निकली हम जो रिट्रेसमेंट या फिर जो भी हमारा जो करेक्शन हम जो एक्सपेक्ट करते हैं, तो अगर इसमें ट्रेड लेना होगा तो मैं 480 के आसपास इसमें ट्रेड लूंगा, वहां पे मैं वापस बट जी वहां पे डिटेल वॉच भी करूंगा, थोड़ा वॉल्यूम आ रहा है नहीं आ रहा है ये फिगर आउट करके करूंगा। बट अगर लेवल के नजरिए से देखना है तो 480 का लेवल होगा, वहां पे मुझे मैं बिल्कुल अपॉर्चुनिटी दूंगा। बिल्कुल। एक हमारे साथ दर्शक भी जुड़ चुके हैं, धोनी राणा जी हैं उड़ीसा से। धोनी जी हाय, गुड मॉर्निंग सर, पूछिए अपना सवाल। हाँ सर गुड मॉर्निंग सर। जी सर। सर मैं आईरिडा का शेयर लिया था 160.40 रुपीज का वैल्यू में, 300 शेयर लिया था मैं। बिल्कुल सर मैं अभी 2-3 महीना या 6 महीना में होल्ड भी कर सकता हूँ, लेकिन सर अभी जो शेयर का वैल्यू है सर, मैं अभी प्रॉफिट बुक कर लूँ या फिर मैं उसको और भी 2-3 महीना में वेट करूँ? जी बिल्कुल पूछ लेते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, इस पर काफ़ी सवाल भी आते हैं। ब्रजेश सर, एरिडा ये बड़ा सुर्खियों में रहता है सर, काउंटर इनको 100 रुपये से ज़्यादा का प्रॉफिट हो रहा है, ले लें या अभी रुकें सर? 3 से 6 महीने रुक सकते हैं। हाँ, तो अगर प्रॉफिट आ रहा है तो नॉर्मली क्या है कि ओवरऑल मार्केट में ऐसा एक कवर ऐसी चल रही है कि बजट के बाद शायद प्रॉफिट बुकिंग आ जाए मार्केट में थोड़ा सा, क्योंकि इतना वन वे मार्केट चल चुका है। तो मेरा ये सलाह है कि व्यू मेरा पॉजिटिव है, 350 के आसपास मैं देख रहा हूँ इसको। 290 के आसपास मिलता है तो मैं उनको ये राय दूंगा कि थोड़ा सा प्रॉफिट बुक कर ले और 350 का वेट करें। क्योंकि क्या होगा कि अगर ओवरऑल मार्केट में अगर थोड़ा सा प्रॉफिट बुक किया तो फिर हो सकता है कि इसमें शायद उनको करेक्शंस या फिर इसमें साइडवेज देखने को मिल सकता है। तो अगर प्रॉफिट बना रहा है तो थोड़ा सा प्रॉफिट बुक करके आधा पोजीशन होल्ड करें, तो 350 के आसपास जब भी आते हो एक बार फिर से हमसे बात करके रिव्यू कर ले। डायरेक्शनल व्यूज में पॉजिटिव है।